हम यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है कॉजेस ऑफ डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो मेनली देखो, पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आता है उसको हम थ्री कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स कमिटेड। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं ताकि इसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। पहला है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। देखो, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो कि बैंक अपने आप ही जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बारे में हमें बाद में पता लगता है, जिसकी वजह से हम कैश बुक में उसको उसकी एंट्री जो है वो नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, आपके कैश बुक का बैलेंस है 40,000 रुपीज। ठीक है, और पासबुक में भी 40,000 रुपीज है। उसके बाद क्या हुआ कि बैंक ने ना इस डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे किया, और जब भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट में मान के चलिए 4,000 रुपए इंटरेस्ट है, उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दे, जिससे आपके जो कैश बुक का बैलेंस है वो 40, पासबुक का बैलेंस है वो 44,000 हो गया। पर क्योंकि इस एंट्री के बारे में आपको पता नहीं था, तो आपकी जो कैश बुक का बैलेंस है वो 40,000 रुपीज ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया। तो ये जो रीजन है वो स्पेसिफाई करता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो कि बैंक खुद से रिकॉर्ड कर लेता है और हमें उसके बारे में बाद में पता लगता है, जिसकी की वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जो है वो डिफर करने लग जाता है। उसके बाद है टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, कुछ यहाँ पर टाइमिंग की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे आपने कोई चेक इशू किया, आपने कोई चेक इशू किया, तो नॉर्मली बैंक में 1 या 2 दिन तो लग ही जाते हैं उसको सेटल होने में, यानी कि उसकी पेमेंट वगैरह करने में। ठीक है, तो इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे आपने मान के चलिए 18 तारीख को यहाँ पर एक चेक जो है वो इशू किया, जिससे आपकी कैश बुक का बैलेंस जो है वो 10,000 से डिक्रीज कर गया। मान के चलिए आपका कैश बुक का बैलेंस 30,000 रुपए था और पासबुक का बैलेंस भी 30,000 रुपए था, पर आपने एक चेक इशू कर दिया, यानी कि 10,000 रुपए की पेमेंट की, पर आपने उसको कैश बुक में जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। तो आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 20,000 रुपए ही शो हो रहा है, क्योंकि आपने चेक से 10,000 रुपए की पेमेंट कर दी है। पर क्या हुआ कि जो हमारा जिसको चेक मिला था उसने बैंक के अंदर उसे प्रेजेंट ही नहीं किया, जिसकी वजह से बैंक के अंदर वो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाई और पासबुक में एंट्री हो ही नहीं पाई, और पासबुक का जो बैलेंस है वो अभी भी 30,000 रुपीज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से भी यहाँ पर जो है डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद एरर्स कमिटेड। ठीक है, तो अब गलतियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपने कैश बुक में कोई गलती कर दिया है, यानी कि आपने पेमेंट की थी 10,000 रुपए की, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया 1 लाख रुपए का, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस जो है वो आ सकता है, क्योंकि बैंक ने गलती नहीं की है, या फिर कई बार बैंक ने भी यहाँ पर कोई गलती कर दी होती है। ठीक है, तो ये तीन मेन रीजंस है जिनकी वजह से जो है पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से डिफर जो है वो करता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। तो इसमें से कौन सा हमारा एग्जांपल है, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको बैंक खुद ही यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है, जिसकी वजह से पासबुक और कैश बुक का बैलेंस जो है वो डिफर करता है। पहला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बैंक ने यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट कर दिया, तो ये बिल्कुल है। बैंक जब भी इंटरेस्ट पे करता है तो वो आपको बिना बताए आपके अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट कर देता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कई बार ना हम बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, आप हमारे यहाँ पर उससे इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लेना। तो बैंक यहाँ पर जैसे ही डेट आती है तो वो इंटरेस्ट और डिविडेंड को कलेक्ट जो है वो कर लेता है, जिससे जिसके बारे में कई बार हमारे अकाउंटेंट को पता नहीं लगता है और डिफरेंस जो है वो आ जाता है। उसके बाद बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे देखो ओवरड्राफ्ट जैसे आपका बैलेंस है, तो उसके ऊपर बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट जो है वो बैंक आपसे चार्ज करता है, तो ये भी बैंक खुद यहाँ पर कर लेता है और आपके अकाउंट में डेबिट जो है वो कर देता है। तो ये तीनों की तीनों हमारे यहाँ पर एग्जांपल्स है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। उसके बाद है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर चेक जो है वो डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर और अभी तक इसको क्लियर नहीं करवाया गया है। तो ये तो हमारा टाइमिंग डिफरेंस की एग्जांपल है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। पहला है चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट येट नॉट क्लियर। आपने चेक डिपॉजिट करवाया था पर अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, तो ये हमारा टाइमिंग डिफरेंस है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने कोई चेक इशू किया था पर अभी तक उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, तो ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो ये तो बेसिकली हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक है, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following causes would not require an adjustment of the bank reconciliation statement। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कॉज है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है और उसमें हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर और अ बैंक। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है।
ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर और अ बैंक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा टाइमिंग डिफरेंस। देखो टाइमिंग डिफरेंस अगर एक दो दिन का गैप है तो चल जाएगा, यानी कि मान लो आपने आज चेक इशू किया और आज के जो बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस है, पर 2 दिन बाद चेक यहाँ पर बैंक में प्रेजेंट कर दिया जाएगा, जिससे आपका बैलेंस फिर से इक्वल हो जाएगा। तो टाइमिंग डिफरेंस में आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाता है। पर बाकी जो ट्रांजेक्शन है, जैसे कि बैंक ने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, तो उसे अपने आपको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर कोई एरर है तो उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। पर टाइमिंग डिफरेंस को आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही टाइम के साथ एक दो दिन में सेट हो जाता है, यानी कि आपका पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है what can cause the balance in the passbook to be temporarily smaller than the cash book balance। इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बैंक का जो पासबुक का बैलेंस है, उसका जो बैलेंस है वो कैश बुक के बैलेंस से टेम्पररी कम होगा, यानी कि स्मॉलर होगा। पहला, बैंक चार्जेस एंड सर्विस चार्ज बाय द बैंक। तो मान के चलिए हमारे कैश बुक का बैलेंस है 30,000 रुपए और पासबुक का बैलेंस है वो भी 30,000 रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे जो बैंक है उसने यहाँ पर बैंक चार्जेस जो है वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट किए। बैंक चार्जेस जो है वो आपके लिए इंप्लीमेंट किए, यानी कि उसके आपने बैलेंस से डिडक्ट किया है। तो उसने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। मान के चले बैंक चार्जेस है 1,000 रुपए के, तो अब आपके पासबुक का बैलेंस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 29,000 का। पर क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 30,000 रुपीज ही रहेगा। तो इसकी वजह से आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो टेम्परेली क्या होगा, स्मॉल होगा कैश बुक के बैलेंस से। ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखो, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर। तो आपने बैंक को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आपको 10,000 रुपए जो है एक्स पर्सन को 10 तारीख को पे कर देना है। ठीक है, तो जैसे 10 तारीख आई, बैंक ने 10,000 रुपए जो है वो पे कर दिया है एक्स पर्सन को। अब पासबुक का बैलेंस जो है वो 20,000 है, और आपके अकाउंटेंट को इसके बारे में पता नहीं था, तो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो 30,000। तो यहाँ पर भी पासबुक का बैलेंस जो है वो स्मॉलर है, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट येट नॉट क्लियर। तो यहाँ पर आपने चेक डिपॉजिट करवाया था। देखो, जब आपके पास चेक आया होगा तो उसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा। मान के चलो 10,000 रुपए का चेक आया, तो आपने 10,000 रुपए रिकॉर्ड कर लिया, तो आपके कैश बुक का बैलेंस 40,000 रुपीज हो गया होगा। पर पासबुक में क्योंकि अभी तक वो लाइज ही नहीं हुआ है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो 30,000 नहीं रहा। तो इस रीजन की वजह से भी आपका जो बैलेंस है वो स्मॉलर ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चेक इशूड बट यूर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो, आपने चेक इशू किया, यानी कि आपने पेमेंट की होगी, तो मान लीजिए 10,000 रुपए की आपने पेमेंट किया, तो कैश बुक में आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। तो आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 20,000 रुपए, पर क्योंकि बैंक में अभी तक वो लाइज ही नहीं है, तो बैंक का बैलेंस 30,000 रुपीज ही है। तो ये कॉज नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से तो बैंक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज शो हो रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि इन तीन रीजन की वजह से बैंक पासबुक का जो बैलेंस है वो कैश बुक के बैलेंस से कम जो है वो शो हो रहा होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, when bank credit to account holder account with interest on amount deposited, dividend interest collected on standing order of customer, which of the following statement is true। ठीक है, तो देखो बैंक ने क्या किया है, जो हमारा अकाउंट होल्डर है उसको इंटरेस्ट जो है वो पे किया है, जिससे उसके अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया। साथ ही साथ कस्टमर ने स्टैंडिंग ऑर्डर भी दिया हुआ था कि आपने डिविडेंड इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट करना है, तो बैंक ने डिविडेंड इंटरेस्ट कलेक्ट करके कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू रहेगी, बैलेंस इन द पासबुक इज स्मॉलर देन द बैलेंस इन द कैश बुक, या फिर बैलेंस इन द बैंक पासबुक इज हायर देन द बैलेंस इन द कैश बुक, या फिर द बैलेंस इन द पासबुक एंड द कैश बुक आर द सेम। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। हमारा जो बैंक पासबुक है उसका जो बैलेंस है वो हायर होगा कैश बुक के बैलेंस से। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा। इंटरेस्ट कलेक्ट किया है बैंक से, तो उससे भी हमारे बैंक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कंपनी हैज रिकॉर्डेड अ चेक इशूड इन इट्स बुक बट द चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक, सो इट हैज नॉट येट बीन रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट। व्हाट एडजस्टमेंट वुड बी मेड ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ वी हैव अ कैश बुक बैलेंस। ठीक है, तो देखो एक चेक यहाँ पर इशू किया गया था, जिसे हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, पर अभी तक उसे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो हमें यहाँ पर कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, कैश अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस हो। तो देखो, अगर आपने चेक यहाँ पर इशू किया है, आपने यहाँ पर चेक को इशू किया यानी कि आपने पेमेंट की होगी,
मान के चलिए आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 30,000 रुपये था और पासबुक का बैलेंस भी 30,000 रुपये था, आपने 10,000 रुपये का चेक यहाँ पर इशू किया, तो अब आपका पासबुक का बैलेंस 20,000 रुपये है। अब क्योंकि वो बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं किया तो उसका बैलेंस यहाँ पर 30,000 रुपये ही है, ठीक है। तो 20,000 रुपये आपका कैश बुक का बैलेंस जो है वो शो हो रहा है, जो कि पासबुक के बैलेंस से 10,000 रुपये से कम है, क्योंकि आपने ये एंट्री वाली की हुई है। अब आपके पास कैश बुक का बैलेंस है और आपको उसे पासबुक के इक्वल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10,000 रुपये है इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, यानी कि आपका जो यहाँ पर चेक इशूड अमाउंट है, जो आपका चेक इशूड अमाउंट है उसे यहाँ पर कैश बुक के बैलेंस के अंदर आपको जो है क्या कर लेना है, यहाँ पर ऐड जो है वो कर लेना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो जो भी आपने चेक इशू किया था उसके अमाउंट को आपको कैश बुक के बैलेंस के अंदर ऐड कर देना है, ताकि आप उसको पासबुक के बैलेंस के साथ जो है मैच कर पाओ। जैसे ही आप 10,000 रुपये ऐड कर दोगे तो आपको कैश बुक का बैलेंस भी 30,000 रुपये हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा पासबुक के, जो कि इक्वल हो जाएगा यहाँ पर पासबुक के। ओके।